चलिए, तो अभी तक हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन के आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग देखे हुए थे, उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग देखे हुए थे कि मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है R जो कि प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। इसमें हम बोले थे जब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो अगर हम रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो निगेटिव दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, -dR/dt। और अगर हम लिखेंगे प्रोडक्ट के टर्म्स में तब यहाँ पर माइनस नहीं देंगे और ये सिंपली लिख देंगे dP/dt। तो इतना बात हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे और उसको हम लोग जैसे समझ के क्वेश्चन भी उस पर हो चुका था, ठीक है। देखिए, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लोग रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो ही नेगेटिव देते हैं, अगर लिखेंगे प्रोडक्ट के टर्म्स में तो नेगेटिव नहीं देते हैं। और दूसरी एक और जो खास बात है वो ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया हुआ है ऐसे N2+3H2 और यहाँ पर हमारा बन रहा है 2NH3 और हमको अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इन टर्म्स ऑफ अमोनिया। तो अगर नाइट्रोजन के टर्म्स में लिखेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, -dN2/dt। अगर लिखेंगे हाइड्रोजन के टर्म्स में तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ता है, जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट रहता है उसे डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 -dH2/dt, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर लिखते हैं तो यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं देते हैं, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, 1/2dNH3/dt। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो बातें, पहली बात ये कि अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो निगेटिव देना होता है, और दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पर कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट है तो उससे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि दो तरीका होता है इसको पढ़ने का। पहला तरीका ये होता है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अमोनिया। और सेकेंड बात क्या है कि दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग थोड़ा देखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। हालांकि ये टॉपिक 11th क्लास में ही पढ़ना था, अगर वहाँ पढ़े तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यहाँ पर उसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक है। तो टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। सबसे पहले मास एक्शन होता क्या है, तो आपको हम बताया था कि कंसंट्रेशन, मास एक्शन, ठीक है, एक्टिव मास, मोलारिटी, ये सब सेम चीज़ है और सबको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, अंडर ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हो जाता है, कहीं भी अंडर ब्रैकेट अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब मास एक्शन की बात कर रहे हैं या फिर एक्टिव मास की बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अगर देखा जाए तो ये होता क्या है, तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है, इसको हम पहले एग्जाम्पल समझते हैं, समझने में आसानी रहेगा, फिर हम इसका डिफिनीशन भी बता देंगे। देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है A B और ये प्रोडक्ट बन रहा है C+D। यहाँ आप समझ सकते हैं कि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d जो है ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो दिया गया है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर जो भी 2, 3, 4 जो भी रहे, एक जनरल इक्वेशन हो गया। अब इसको अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखें तो लॉ ऑफ मास एक्शन से होता क्या है, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन का जो रेट है, मतलब ये रिएक्शन किस रेट से, अच्छा याद है बताया था पिछले क्लास में कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट का, जिसमें उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसके पावर के रूप में प्रेजेंट रहता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द कंसंट्रेशन ऑफ B, पावर में क्या रहेगा, स्मॉल a और स्मॉल b। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। एक बार डिफाइन करते हैं इसको कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of concentration of reactant in which stoichiometric coefficient raised to their power। देखिए जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये दिया गया था गुल्डबर्ग एंड वेज के द्वारा।
दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गुल्डबर्ग और एक का नाम था वेज। तो गुल्डबर्ग एंड वेज ने 1864 में ये लॉ दिया था। पूछता है कि लॉ ऑफ मास सेक्शन किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है गुल्डबर्ग एंड वेज ने दिया। कब दिया? 1864 में दिया। एंड लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता क्या है? लॉ ऑफ मास सेक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant। देखो A और B कौन है यहाँ पे? रिएक्टेंट है, और इसको हम अंडर ब्रैकेट लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant, product of concentration of reactant in which, जिसमें कि जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके रूप में प्रेजेंट रहता है? पावर के रूप में प्रेजेंट रहता है। देखिए यहाँ पर ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किसके फॉर्म में है? पावर के फॉर्म में है। इन विच product of concentration of reactant in which stoichiometric coefficient raised to their power, तो यही है लॉ ऑफ मास सेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन किसने प्रपोज किया था? गुल्डबर्ग एंड वेज ने प्रपोज किया था। कब दिया था? 1864 में दिया था। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो रिएक्टेंट हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर के रूप में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर को ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर है ये एक थ्योरेटिकल चीज़ है। मतलब हम रिएक्शन को लिखें और उसको बैलेंस करने के लिए हम जो भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उससे उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। ये कोई प्रैक्टिकली मतलब देखा हुआ नहीं है, प्रैक्टिकली इसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, बल्कि ये थ्योरेटिकली इसको यहाँ पर लगाया गया है। मतलब समझो क्या बोलना चाहते हैं। ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है N2 + H2 NH3। तो अब ये क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो गया। यहाँ पर जो इस नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये थ्योरेटिकली यहाँ लिखा गया है। मतलब हम देखे हैं कि बैलेंस नहीं है और लिख दिए, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करने नहीं गए हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वहीं अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट किए होते तब हम पता लगाए होते कि कितना एक्चुअल में कितना हाइड्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, तब जो कोफिशिएंट यहाँ पर होता उसको बोलते हैं एक्चुअल कोफिशिएंट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन को एक्चुअल कोफिशिएंट जो कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंट से आता है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को एक्चुअल कोफिशिएंट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, एक्चुअल कोफिशिएंट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो इसको कहा जाता है रेट लॉ। इसको क्या कहा जाता है? रेट लॉ कहा जाता है। तो रेट लॉ क्या है? तो सिंपल चीज़ है, सब चीज़ सिमिलर है, बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट लिखा गया है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट लिखा जाता है वो एक्चुअल कोफिशिएंट होता है। ये कहाँ से आता है? ये थ्योरेटिकली इक्वेशन देख के मालूम चलता है। और ये कहाँ से आता है? ये एक्सपेरिमेंट से आता है। एक्चुअल कोफिशिएंट कहाँ से आता है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से आता है। ठीक है, तो हम लोग खैर ये पढ़ना था 11th क्लास में, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछ देता है इसलिए इसको हम बताएं, प्लस इस पर डिपेंड है ये, इसलिए ये समझ में आ जाएगा तो ये समझना आसान हो जाएगा। एक फिर रिवाइज कर लेते हैं कि लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन विच स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज्ड टू देयर पावर। सेम चीज़ यहाँ लिखे हुए हैं, अगर लिखना हो तो इसको लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ के बारे में। ठीक है, देखो तो इसको हम साफ कर रहे हैं, लिखना उसको लिख लेगा इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे रेट लॉ के बारे में। तो रेट लॉ क्या है? डिफिनीशन सेम है। ठीक है, डिफिनीशन सेम रहेगा, बस यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और रेट लॉ में एक्चुअल कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है
और जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो वहाँ पर एक्चुअल कोफिशिएंट हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई रिएक्शन दिया हुआ है ऐसे H2 + I2 और 2HI। अब यहाँ पर जो मान लो कि ऐसे लिखा हुआ, क्या ये बैलेंस है? बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये बैलेंस हो गया। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 आयोडीन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन, अब ये बैलेंस है। अब ये बैलेंस इक्वेशन है। अब इसमें अगर हमको क्या करना है कि फाइंड करना है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए हम लोग हमेशा जब बात करते हैं तो रेट लॉ का ही बात करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन का बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है, मतलब यहाँ पर जो 2 लिखे हैं, जो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये एक्सपेरिमेंट से आया है। मतलब देखिए बुक में जो भी लिखा हुआ रहेगा, कन्फ्यूजन हो रहा होगा अभी कि हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, कौन सा नहीं है। तो बुक में जो भी लिखा हुआ है वो सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मतलब यहाँ पर हम 2 लिखे हैं तो ये एक्सपेरिमेंट से निकल कर आया है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, जिसमें जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसके पावर के टर्म में प्रेजेंट। यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, तो ये 1 1 हो जाएगा, प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ से जब साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, कांस्टेंट आ गया K, और यहाँ पर कौन हो गया H2, और यहाँ पर कौन हो गया I2। अब ये जो कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट को कहा जाता है रेट कांस्टेंट। जो कांस्टेंट ये आया है, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है सर। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K। K क्यों आया, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा तो एक कांस्टेंट आ गया K, H2 और I2। अब इस रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पूरा जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हम लोग को रेट कांस्टेंट के बारे में ही अब आगे पढ़ना है, इसी के बारे में सब कुछ पढ़ना है। तो खैर अभी केवल थोड़ा सा डिफिनेशन बताते हैं, फिर इसमें बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ा जाएगा। देखो रेट कांस्टेंट को डिफाइन कैसे किया जाएगा। अभी तक समझे कि रेट लॉ क्या है, तो व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन is expressed in terms of actual coefficient, then this is called rate law and this equation is called rate equation। इस जो ये इक्वेशन निकल कर आया है, इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसको कहा जाता है रेट इक्वेशन, ठीक है। और वहीं अगर यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, तब इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो खैर हम लोग इस चैप्टर में केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही पढ़ना है, जो कि बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग केवल और केवल रेट लॉ के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो रेट इक्वेशन इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई रिएक्शन अगर दिया हुआ है, मान लीजिए रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्या है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और ये क्या है आयोडीन का कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन और आयोडीन का कंसंट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर हो जाए, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर, तो अगर इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाए 1 मोल पर लीटर, तब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू ये कितना हो गया 1 और ये भी कितना हो गया 1। बस यही तरीका होता है डिफाइन करने का। मतलब हम कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू rate of reaction when the molar concentration of reactants are 1 mole per liter। मतलब जब रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होता है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह रेट कांस्टेंट के कैसे होता है बराबर होता है। इसी को यही तरीका है रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने का। इसको आप लिख लेंगे, लिखना होगा अगर तो कि रेट कांस्टेंट क्या है, तो लिखेंगे कि रेट कांस्टेंट is equal to या is defined as rate constant is defined as rate of reaction when molar concentration of reactant is 1 mole per liter। मतलब जब रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आया।
देखिए अभी लोग क्या क्या पढ़े, शुरू से पढ़े लॉ ऑफ मास एक्शन और फिर पढ़े रेट लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? गुलबर्ग एंड वेज ने। कब दिया था? 1864 में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन विच स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज टू देयर पावर। लिख चुके थे, पहले लिखे हुए थे, उसको लिखना हो तो लिख लेना वीडियो को पीछे करके। उसके बाद हम लोग पढ़े रेट लॉ के बारे में कि रेट लॉ क्या है। तो सिमिलर चीज़ बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to rate law, rate of reaction is proportional to the product of molar concentration of reactant in which actual coefficient raised to their power। वहाँ पर क्या था? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या है? एक्चुअल कोफिशिएंट। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते यहाँ कांस्टेंट आ गया के को क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं। और उसके बाद हम पढ़े कि रेट कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे। तो अगर मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है ये 1 हो जाए तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हुआ। चलिए इसमें आगे देखते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो रेट इक्वेशन से ही वो आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो अभी हम लोग पढ़े रेट इक्वेशन और रेट लॉ। तो जो रेट लॉ होता है, ठीक है, जो रेट लॉ होता है उस रेट लॉ में जो भी एक्चुअल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, उस रेट लॉ में जो भी एक्चुअल कोफिशिएंट प्रेजेंट है उसके सम को, उसके योग को, उसके जोड़ को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम इक्वेशन लिखे हुए थे, एक H2 + I2 और यहाँ पर क्या बना था? 2HI। तो जब इसका हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, रेट इक्वेशन, तो मान लीजिए लिखा हुआ है, अब ये हम नहीं लिख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल बुक में दिया हुआ रहता है, एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो खैर मान लीजिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रेट इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K × H2 × I2। तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या कोफिशिएंट होगा ये हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, तो बुक में दिया हुआ रहता है। खैर ये सही लिखे हैं, ये बुक का ही इक्वेशन है। तो रेट इक्वेशन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K × H2 × I2। देखो यहाँ पर पावर कितना है? 1, यहाँ भी पावर कितना है? 1। तो 1 और 1 पावर कितना हो गया? इसको अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2। इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? द सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट गिवन इन द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट इक्वेशन में जो भी एक्चुअल कोफिशिएंट दिया हुआ है उसके सम को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया? सेकेंड। इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन है इसको क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो खैर इस ऑर्डर के आधार पर जो रिएक्शन होते हैं उनको बेसिकली 4 टाइप में बांटा गया है, जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि मतलब 12th क्लास के स्कोप से बाहर का चीज़ है। तो आपको जो पढ़ना है, आपको बेसिकली 2 ही पढ़ना है, लेकिन ठीक है 4 हम लिखते हैं यहाँ पे। तो ऑर्डर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर? सम ऑफ, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अगर डिफिनीशन लिखा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट गिवन इन रेट इक्वेशन। मतलब रेट इक्वेशन में जो एक्चुअल कोफिशिएंट दिया हुआ है उसके सम को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए, हाँ, और इस ऑर्डर के आधार पर रिएक्शन जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? तो पहला होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहला होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
थर्ड होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो खैर हम लोग को 12th क्लास में केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है, इसी से रिलेटेड चीज़ें एनसीईआरटी में है और वहीं एग्जाम में भी आता है। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट इक्वेशन में, ठीक है, जो भी कोफिशिएंट प्रेजेंट है उसके सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। द सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट प्रेजेंट इन द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर के आधार पर रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? टोटल 4 टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए इसमें हम, हालांकि आपको पढ़ना है केवल यही दोनों, लेकिन हम केवल इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किसका किसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। पहला बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। हम कह सकते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसका रेट किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता हो, उस तरह का जो रिएक्शन है उसको जीरो रिएक्शन कहते हैं। दैट रिएक्शन विच रेट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ इट्स रिएक्टेंट आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे कि मान लीजिए कि अगर रिएक्शन दिया हुआ है, Na रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका जब हम जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा Ka⁴n, और n यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब कि ये जीरो हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर अब किसी पावर जीरो होता है तो वैल्यू से क्या हो जाता है? 1, देखा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K। मतलब कि यहाँ पर बात यह है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रेट है वो किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो उस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसका 2 तरह के एग्जांपल जो याद रखना चाहिए। पहला वो सभी रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, वो सभी रिएक्शन जो कहाँ होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में, वो सभी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैं। एग्जाम में आता है, एग्जाम में ये जो है 2 नंबर में या फिर किसी तरह से भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में या फिर शॉर्ट आंसर में, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल लिखने के लिए। तो जीरो ऑर्डर का फर्स्ट एग्जाम्पल कौन हुआ कि दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सेकेंड कौन हो जाएगा? जो भी रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। कैटलिस्ट के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में, वहाँ पर हम डिटेल से 2-3 क्लास के लिए इसी के बारे में होता है, 2-3 घंटे का क्लास उसमें हो जाएगा वीडियो में। तो खैर सनलाइट और कैटलिस्ट, सनलाइट मतलब कि जो भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उन्हें क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होता है? सनलाइट प्रेजेंस में होता है ना। तो वो कैसा रिएक्शन हुआ? वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ, ठीक है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि दिया हुआ है N2 + 3H2, यहाँ बन रहा है 2NH3, ये होता है नॉर्मली आयरन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये भी कैसा हुआ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ। तो जो भी रिएक्शन, देख लीजिए कैटलिस्ट क्या होता है, तो जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। डिटेल से पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। अभी के लिए याद रखिए कि इस तीर होता है, जो एरो होता है, इसके ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो जो भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो और जो भी रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो, वो सभी रिएक्शंस कैसे होते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। एक और हो जाएगा इसका एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल है H2 + Cl2 HCl। ये भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो देख लीजिए एग्जाम में जहाँ भी इस तीर के ऊपर अगर सनलाइट लिखा हुआ हो या कोई कैटलिस्ट लिखा हुआ हो और पूछे कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। तो जीरो ऑर्डर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि दैट रिएक्शन विच ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ इट्स रिएक्टेंट। वैसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, उसको क्या कहा जाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। अब पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस हैं जिसका ऑर्डर केवल एक ही रिएक्टेंट डिपेंड करता है। वैसे रिएक्शंस जिनका ऑर्डर केवल एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक होकर H2O + ½ O2 बनता है। अब जब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है विल बी इक्वल टू K
इंटू H2O2। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, K(H2O2), यहाँ पर कितना पावर है 1। तो यहाँ मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, केवल एक पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसा हुआ, ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि मान लीजिए जो भी रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके के बारे में आप डिटेल से पढ़े होंगे 11th क्लास में केमिस्ट्री में, या फिर 12th क्लास में भी फिजिक्स में पढ़ना है इसको। तो जो भी रेडियो एक्टिव डीके मतलब कुछ ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं जो कि टूट कर छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। तो जो भी रेडियो एक्टिव डीके होता है वो सभी के सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका आगे मिलेगा, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो इसका और एग्जाम्पल मिलेगा। अभी के लिए याद रखिए कि वैसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर किसी भी रिएक्टेंट डिपेंड नहीं करता है वो जीरो ऑर्डर, जिसमें एक पर डिपेंड करता है वो फर्स्ट ऑर्डर, सिमिलरली जिसमें दो पर डिपेंड करता है सेकेंड ऑर्डर, जैसे कि H2 + I2 2HI। तो इसका जो रेट है वो हम जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K × H2 × I2। तो यहाँ पर जो रेट है वो कितने डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दो पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसा हुआ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। उसके बाद आता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन का एग्जांपल कौन हो जाएगा, 2NO + O2, यहाँ बन रहा है 2NO2। तो यहाँ पर जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल टू K, NO का पावर कितना है 2, O2 का पावर कितना है 1। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने रिएक्टेंट डिपेंड कर रहा है, 3 पर, 2 और 1 3। तो ये कैसा हुआ, ये हुआ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से चारों ऑर्डर रिएक्शन को देखें, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। इसमें दैट रिएक्शन इन विच ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर। इफ डिपेंड्स ऑन वन रिएक्टेंट देन फर्स्ट ऑर्डर, डिपेंड्स ऑन 2 रिएक्टेंट देन सेकेंड ऑर्डर, डिपेंड्स ऑन 3 रिएक्टेंट देन इट इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर। बेसिकली आपको ये दोनों ही फोकस करना है। जीरो ऑर्डर का एग्जांपल क्या है, तो जो भी रिएक्शन सनलाइट प्रेजेंस में हो और जो भी रिएक्शन कैटलिस्ट प्रेजेंस में हो वो सभी रिएक्शन कैसे हैं, जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल कौन है, तो रेडियो एक्टिव डीके और इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हाइड्रोलाइसिस होना, जिसमें कि ये टूटकर H2O + O2 बनता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बाकी इसका हम और भी एग्जांपल देखेंगे जो हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके यूनिट की बात करेंगे और इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए।